हेलो एंड वेलकम टू स्टॉक मार्केट्स विद केआर। दिस इज़ यूआर। और दोस्तों, जैसे मैंने पहले बोला था कि ये वीकेंड पे मैं एक नया वीडियो लेके आऊँगा, तो मैं आ गया हूँ। और आज हम बात करेंगे यूनियन बजट 2024 की, जो पेश होने जाने वाला है 23 जुलाई को, जो कि मंगलवार है। तो गणेश जी का दिन है, तो देखते हैं क्या बजट प्रेजेंट करेंगे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी। तो मैं कुछ अपने विचार प्रकट करूंगा आपके साथ। ऑल दीज माई थॉट्स दे मे नॉट मेक सेंस टू सम ऑफ यू, they may not gel with your thoughts, but that's fine because you may have a different perspective of looking at things. I have a different way of looking at things, and obviously the most important person, FM and the PM, have different way of looking at things. तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे ये कैसे मुझे वीडियो बनाने का एक मोटिवेशन मिला कि मेरा एक दोस्त है जो मेरे वीडियोस मार्केट के वगैरह पर देख रहा है। तो ही आस्क्ड मी कि उमेश, व्हाट डू यू फील, वेयर विल द मार्केट्स गो, दिस ही आस्क्ड मी अबाउट 3-4 days ago। सो मैंने बोला भाई यहाँ ये ऐसा ऐसा है, ये सिचुएशन है, तो आई थिंक दिस इज व्हाट मे हैपन। So I thought, why not share this with my other friends and viewers। तो चलिए लेके आया हूँ। This will be in two parts. One is my thoughts, and second will be those that some of my viewers have shared with me. So let's go. Uh, First of all, Nifty all time high पे है। तो 24,850 के ऊपर निफ्टी गया, एंड 855 was the high, which is a great thing. Everybody is very bullish about the economy, about the country, and which is a great thing. लेकिन बैंक्स आर नर्वस। अगर आप देखेंगे तो HDFC का आज रिजल्ट है, कल रिलायंस का था। रिलायंस का रिजल्ट कुछ इतना खास नहीं आया, शायद मार्केट में क्रैक ऑल्सो, वी डोंट नो। बट HDFC बैंक पर पूरा दारोमदार है बैंक निफ्टी का, और ये बैंक निफ्टी ऊपर नीचे कर सकता है। ये देखें कि अगर बैंकिंग सिस्टम स्ट्रांग रहेगी तो कंट्री भी स्ट्रांग रहेगी, इकोनॉमी भी स्ट्रांग रहेगी, सारे जो पहिए हैं ना वो रिदम पे चलेंगे अगर बैंकिंग फंक्शंस आर going strong and in a great manner. So banking as of now looks nervous. Let's see how it behaves on 23rd and more importantly on 24th, क्योंकि बजट के दिन तो नी जर्क रिएक्शन ऊपर नीचे आ जाएगा, लेकिन ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कैसे मार्केट सस्टेन करता है, ऊपर जाता है या नोज डाइव करता है, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। तो ये था मेरा आईटी, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। इन्फोसिस ऊपर है, TCS ऊपर है, LT माइंट्री भी ऊपर है। सो देर इज़ नो, इट सीम्स दैट देर इज़ नो स्टॉपिंग एज फार एज IT इज़ कंसर्न, एंड एवरीथिंग इज गोइंग अप एंड अप एंड अप। तो ये भी अच्छा है। रिलायंस रिजल्ट के पहले थोड़ा लुढ़का ज़रूर है, लेकिन वो भी एक स्ट्रॉन्ग है। वन ऑफ द रीजंस व्हाई निफ्टी हैज़ बीन एबल टू मूव अप ahead of बैंक निफ्टी इज रिलायंस ओनली। और एक खास बात ये ऐसी है कि अदानी ग्रुप के शेयर्स आर गोइंग नोवेयर, इधर 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 ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं। आई डोंट नो विच वे दे आर गोइंग टू गो। सो आर दे रियली डिपेंडेंट ऑन बजट पुश इंसेंटिव, और कुछ तो उनको ज़रूरत है कि जो ऊपर जाने में मदद करे। अगर वो ज़रूरत उनकी प्रोवाइड नहीं की गई बजट में, the incentives may not be that good enough to for that particular group related activities, तो हो सकता है अदानी ग्रुप नीचे भी आ सकता है all shares, and when it comes, when it rains it pours, as simple as that, right? और दूसरा ये है कि ये सब करने के बाद सब लोग बोलेंगे टीवी चैनल पे वगैरह, आप यही सुनोगे कैसा भी बजट हो कि इट्स अ ग्रोथ ओरिएंटेड बजट। ये जब ये बात आपने समझ ली ना, तभी ये समझ जाना कि ग्रोथ ओरिएंटेड बजट मीन्स मेरे और आपके लिए कुछ नहीं है इसके अंदर, कॉमन मैन के लिए कुछ नहीं है। वो बजट ग्रोथ ओरिएंटेड होगा, क्योंकि उसमें ना तो आपको डिडक्शन मिलेगा, ना तो कोई इंसेंटिव मिलेगा, बस वही रफ्तार चलती रहेगी और वही सब बोलेंगे ग्रोथ ओरिएंटेड बजट। तो मेरे हिसाब से सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो है इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ट्रांजैक्शंस पे, उसमें उसको रिमूव कर देना चाहिए, वो टैक्स हटा देना चाहिए, क्योंकि वो टैक्स से जो इन्वेस्ट करता है, जो मार्केट में से थोड़ा बहुत रिटर्न कमाता है, 20-25% इन्वेस्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट द ट्रेडर्स,
उनको काफ़ी अच्छी राहत मिलेगी और उतना लॉस भी गवर्नमेंट को लॉस ऑफ रेवेन्यू भी नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि इंट्राडे जो आजकल मार्केट में मेरे जैसे लोग भी हैं जो इंट्राडे करते हैं, तो मेरा तो बिजनेस इनकम की तरह जाता है, तो ये टैक्स मुझे इंट्राडे पे भरना ही पड़ता है। तो हायर स्लैब फॉर इंट्राडे इक्विटी ट्रेडिंग भी रखना चाहिए ताकि स्पेक्यूलेशन से लोग डिस्करेज हो। ओनली वेल इन्फॉर्म्ड पीपल शुड बी इन द मार्केट, बिकॉज पैसा बहुत कीमती चीज़ है। सेबी की सोच भी यही है, तो ये अच्छी बात है, मैं सोचता हूँ। दूसरी बात है कि जो फ्यूल आज तक हर दिन शेयर मार्केट निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरह और सेंसेक्स की तरह फ्यूल भी ऊपर नीचे होता रहता है रोज़ रोज़। सो ये अच्छी बात नहीं है। एक थोड़ी सी स्टेबिलिटी तो होनी चाहिए कहीं। तो पहले जो था फॉर दिस वीक इट मे बी दिस, सो इट गिव्स पीपल सम सॉर्ट ऑफ सर्टनटी, बिकॉज व्हाट वी एज ह्यूमन बींग्स डोंट लाइक इज अनसर्टनटी। तो हमें थोड़ी सर्टनटी ज़रूर देनी चाहिए और इसको फ्यूल को भी जीएसटी के अंदर लाना चाहिए ताकि हर स्टेट में वेरिएशन ना हो। फ्यूल अमाउंट का डीजल मुंबई में रहेगा सबसे महंगा, दिल्ली में सबसे सस्ता, गुजरात में कुछ और, गोवा में कुछ और। ऐसा नहीं होना चाहिए। वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी लगा दो, काम हो सकता है। दूसरा ये है कि हाउसिंग रिलेटेड कंसेशंस देने चाहिए, क्योंकि स्पेशली फॉर द बायर्स आई एम सेइंग, बिकॉज ऐसी काफ़ी सारी इन्वेंट्री है जो मुंबई अलोन में है विच इज़ लाइंग वेकेंट, एंड दैट inventory needs to be cleared, so some sort of incentive needs to be given to the buyers or the realtors which will help fill the thing। क्योंकि अगर पैसा मूव होना चाहिए इकोनॉमी में, मूव नहीं होगा तो दिक्कतें चालू हो जाएगी दोस्तों। ये प्रॉब्लम है। स्लंप नहीं आना चाहिए, गिरावट नहीं आनी चाहिए इंडस्ट्री में, उसके पहले ही हमको अरेस्ट करना चाहिए। यही एक अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर की निशानी है। और ये फॉरेन ट्रिप्स काफ़ी होती रहती है, हम लोग सब जाते रहते हैं, तो फॉरेन ट्रैवल टैक्स रीइंट्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि उससे आपको जो किसी भी क्षेत्र में अगर आपको कंसेशन देना है तो एडिशनल इनकम, जो लॉस ऑफ रेवेन्यू इन वन पर्टिकुलर सेक्टर ऑन पब्लिक स्पेंडिंग और वॉट एवर एरिया इट इज़, उसकी जो कॉम्पनसेशन है वो यहाँ से आ सकती है। क्योंकि जो 1 लाख रुपया खर्चने के लिए तैयार है पर पर्सन पर टिकट, वो 1,000 देने में तैयारी होगा। ये मेरी सोच है, शायद आपके साथ मैच ना हो। दूसरी ये बात है कि कॉमन मैन के लिए 2 चीज़ें करनी चाहिए। एसी डबल डेकर ट्रेन्स इंट्रोड्यूस करनी चाहिए फॉर दोज वो वांट टू ट्रैवल बाय एसी, एंड सेकेंडली नॉन एसी ट्रेन्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी चाहिए ताकि जो रश है उसको कम किया जाए। थर्ड इज़ रिलेटेड टू ट्रेन्स, इज़ कि लोकल ट्रेन्स जहाँ पे है, जैसे काफ़ी सिटीज़ में लोकल ट्रेन्स रन होती है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता वगैरह में, तो वहाँ पे एसी ट्रेन्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देनी चाहिए ताकि जो कम्यूटर्स है उनको अच्छा सा बेनिफिट मिले, रोड कंजेशन कम हो, फ्यूल कंजम्पशन कम हो, लोगों को थोड़ी सी राहत मिले, बचत भी हो जाएगी फ्यूल की वजह से। ये है। और दूसरी ये बात है कि इंटरेस्ट रेट कट शायद 2024 में हो जाएगा, एंड में दिसंबर में या फिर फरवरी में होगा, बट आई थिंक इट इज़ ऑन द कार्ड्स कीपिंग ग्लोबल थिंग्स इन माइंड। और एक चीज़ है जो पब्लिक स्पेंडिंग थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए, एजुकेशन, हेल्थ केयर, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल एनर्जी, सस्टेनेबल मोबिलिटी, एनर्जी इज सोलर, मोबिलिटी इज़ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, इन सभी को इंसेंटिवाइज करना चाहिए, स्पेंड करना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि ओवरऑल ये एक फ़ायदेमंद ऑल्टरनेटिव बना रहे। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से ये एग्ज़ामिनेशन, कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन होते रहते हैं, उसमें कुछ तरह का बदलाव लाना चाहिए। कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को किसी को डायरेक्ट करना पड़े कि भाई आप ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। एजुकेशन इज़ द फाउंडेशन फॉर द फ्यू सिटीजन्स ऑफ टुमारो, द ब्रिलियंट जीनियसेस ऑफ टुमारो। तो उनके लिए एक कुछ अच्छा सा काम गवर्नमेंट कर सके, ये मेरी सोच है। हाइब्रिड व्हीकल्स को भी इंसेंटिवाइज करना चाहिए, जो कि सस्टेनेबल मोबिलिटी में आ जाएगा। चलिए, ये इतना मेरे तरफ से। और मेरे कुछ व्यूअर्स हैं, उन्होंने बोला है कि एटीसी डिडक्शन में एजुकेशन को ज़्यादा
कवर मिलना चाहिए, और ताकि एजुकेशन एक्सपेंसेस वो हमें रिलीफ की तरह से हम इनकम में से निकाल सके। अच्छी बात है ये, डेफिनेटली बिकॉज दैट गोज एज पार्ट ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन जो मैंने बोला वो यहाँ पे भी आ सकता है। होम लोन में जो इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह है उसमें कुछ कंसेशंस देंगे, इंक्रीज करेंगे जो एग्जिस्टिंग डिडक्शन है वो भी मैंने बोला है कि होम लोन में रिलेटेड रियल्टी इंडस्ट्री है, जो फ्लैट्स खाली पड़े हैं उनको भरने के लिए आपको चाहिए तो आप कंसेशंस वहाँ पे दोगे तो ही लोग बाय करेंगे, नहीं तो बाय नहीं करेंगे। और किसी ने बोला है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाना चाहिए ओवरऑल, और किसी ने बोला है कि लिमिट भी ओवरऑल बढ़ानी चाहिए। वेल, सबका विश तो यही होगा कि लिमिट भी बढ़ाएंगी, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 80 जो डी है हेल्थ इंश्योरेंस थोड़ा सा इंक्रीज कर देना चाहिए, क्योंकि मैंने खुद, मेरा इंश्योरेंस अभी ड्यू है तो काफ़ी एक्सपेंसिव है इंश्योरेंस आजकल, तो उसमें कुछ या तो इंश्योरेंस की जो प्रीमियम कलेक्शन मेथड है उसको रिविजिट करना चाहिए, या तो कंसेशन ज़्यादा करना चाहिए ताकि कॉमन मैन को तकलीफ ना हो। और दोस्तों इतना ही है मेरी तरफ से, और मेरे व्यूअर्स ने जो रेकमेंड किया है कि मैं ये वीडियो में कवर करूं, लेकिन एक बात ज़रूर है, कुछ भी करेगी गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म में मार्केट वॉलेटाइल ही रहेगा, निफ्टी ऊपर नीचे जाता रहेगा, ये उधर उधर होगा, लेकिन दोस्तों मैं और आप सोचेंगे भी नहीं उतने में तो निफ्टी लॉन्ग टर्म में 30,000 के ऊपर चला जाएगा। यही है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, अगर आप करेंगे तो यहीं पे आपको फ़ायदा हो सकता है। तो लंबी रेस का घोड़ा बना रहने में ही आपका और मेरा फ़ायदा है। और हम देखते हैं कि क्या निर्मला जी मेरी कुछ जो विशेष है उनको एक्सेप्ट करती है कि नहीं, उसके ऊपर कुछ बोलती है कि नहीं, ये भी बहुत हो गया। तो देखते हैं, मंगलवार को मालूम होगा। शायद नेक्स्ट वीक मैं एक रिव्यू वीडियो लेके आऊँ। आई विल ट्राई टू गेट KR who is busy on some other project as of now. Till we meet again, see you in the next video, and wish you happy weekend and happy budgeting. Thank you.